हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है। अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल आपको जीएस के सेगमेंट को कवर करा रहे थे, बल्कि सीसैट के अंतर्गत मैथ और रीजनिंग की क्लासेस को भी कवर कराने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी हमारी मैथ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आप उन मैथ की क्लासेस को कवर कर रहे होंगे। ये हमारी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत ये हमारी क्लास नंबर 19 है। आज हम अपनी इस क्लास नंबर 19 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 14 को कवर करेंगे, जो कि हमारा लुप्त पद या कहें मिसिंग टर्म का है। ये हमारा इस टॉपिक का या कहें मिसिंग टर्म का पहला व अंतिम पार्ट है, अर्थात इसी पूरे पार्ट के अंतर्गत हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि इसका बेसिक सामान्य सा परिचय क्या है, इस लुप्त पद का अर्थ क्या है या किस तरह से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ मिसलेनियस बातें। तो इस तरीके से फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। आज की हम क्लास की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको पता हो कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपको ये सिलेबस शेयर किया हुआ है। आप में से जिन बच्चों के पास ना हो वो टेलीग्राम पे जाकर इस सिलेबस को मांग सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको अपलोड या कहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इस सिलेबस की खास बात यह है कि इसमें हमने टॉपिक को काफ़ी माइक्रो रूप में दिखाया है, ताकि आपको ये पता रहे कि किस टॉपिक को आपको कब कवर करना है, कैसे कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो गए, कौन कौन से रह गए हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे आपको पता हो कि हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक को कवर कर लिया, हमने नंबर एंड लेटर सीरीज के टॉपिक को कवर कर लिया, हमने वर्गीकरण के टॉपिक को कवर कर लिया, हमने ब्लड एंड रिलेशन के टॉपिक को कवर कर लिया, हमने डायरेक्शन टेस्ट के टॉपिक को कवर कर लिया, हमने रेखी वित्तीय या जटिल या मिश्रित संख्याओं के टॉपिक को कवर कर लिया, हमने आपको तार्किक पहेलियों के टॉपिक को कवर करा दिया, हमने आपको श्रृंखला या कहें अभी ये सीरीज वाला वैसे रह गया है, इसको मुझे कवर कराना है। हालांकि मैंने इसमें बेसिक चीज़ें कल की क्लास में नंबर और लेटर वाले में कवर करा दी थी, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई, तो अभी मैं इसको पूरा नहीं मानूंगा। हमने पासे को टॉपिक को कवर कराया, हमने आपको कैलेंडर के टॉपिक को कवर कराया, हमने आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के टॉपिक को कवर करा दिया, साथ ही हमने चित्रों के गिनने के टॉपिक को कवर कराया। अब यहाँ पर जो ये 3 टॉपिक बचते हैं, एम्बेडेड आरेख या चित्रों को पूर्ण करना है, कागज़ को काटना, ये यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में जब मिसलेनियस के रूप में हम पढ़ेंगे तो वहाँ कवर करा देंगे। ये मतलब आप ये समझो 30 से 40 मिनट की क्लासेस हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ा देंगे ताकि अगर यूपीएससी पूछते आउट ऑफ सिलेबस तो आपको पता तो रहे कि हाँ आपने 100% चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो हम नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सारे कवर होंगे। हम घड़ियों को कवर कराएंगे, अर्थात इसके बाद इस मिसिंग टर्म के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रैंकिंग, श्रेणी क्रम को लेकर, अर्थात हम इस टॉपिक को श्रेणी क्रम और अनुक्रम को कवर कराएंगे अपनी क्लास नंबर 20 के अंतर्गत, ठीक है। और जब ये कवर हो जाएगा क्लास नंबर 20 के अंतर्गत, फिर हम आपको कवर कराएंगे घन और घनाभ के बारे में, घड़ियों के बारे में, ठीक है। और जो 1-2 छोटे छोटे टॉपिक और रह जाएंगे उनको कवर कराएंगे। रही बात इन बड़े टॉपिक्स की, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणा और कथन एवं निष्कर्ष, ये टॉपिक डायरेक्टली तो आपके कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली अब कॉम्प्रीहेंशन में यही आते हैं और बच्चों को ये लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन अलग से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम इन 3 टॉपिक को आपको कॉम्प्रीहेंशन के सेगमेंट में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो 3 टॉपिक बचे इनको भी कॉम्प्रीहेंशन के साथ में ही बता देंगे। तो आपका क्या होगा कि ये अलग टाइप का एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। और आपको कॉम्प्रीहेंशन जो 24 से 25 आते हैं उसमें से आप 15 से 20 अमूमन आसानी से सॉल्व कर लोगे, तुक्के में नहीं, आसानी से लॉजिक के साथ। और तुक्के की ट्रिक बता दूंगा तो 15 के बाद जो आपके 10 बचते हैं वो तुक्के से हो जाएंगे, ठीक है। तो उनमें से मैं मान के चलता हूँ 2-3 तुक्के से हो गए, यही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऐसे कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप समझो कि रीजनिंग के हमारे अब लगभग 4 से 5 टॉपिक ही बचे हैं और फिर हमारी रीजनिंग पूरी तरह से कवर हो जाएगी। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप में से अधिकांश बच्चों के मन में होगा कि सर जो कल आपने क्लास कराई थी उसका एक क्विक रिवीजन करा दीजिए।
तो अच्छी बात है। आपको जो हमने कल क्लास कराई थी वो कौन सी क्लास थी? सीरीज की क्लास थी। सीरीज में मैंने आपको क्या बोला था कि आपको या तो डिजिट वाली सीरीज मिलेगी, या तो आपको नंबर वाली सीरीज मिलेगी, या तो आपको लेटर की सीरीज मिलेगी, और या फिर आपको मिक्स मिलेगी। और इनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराए। मैंने आपको क्या बताया कि चाहे डिजिट वाली हो या फिर लेटर वाली, हालांकि मैं डिजिट पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लेटर को आप कन्वर्ट कर लेना डिजिट में 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं। डिजिट की अगर हम बात करें या नंबर की बात करें तो मैंने इसमें पहचानने के लिए आपको कुछ नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे? कि अगर किसी भी सीरीज में वो सीरीज की संख्या साधारण दर से बढ़ रही हो या कहें नॉर्मल रूप से बढ़ रही हो, अर्थात 1 4 9 6 या 1 4 9 11 ऐसे करके बढ़ रही हो, तो हम ये समझेंगे कि इस सीरीज में या तो जोड़ किया गया है और या तो गुणा किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही सीरीज काफ़ी तीव्रता से बढ़े, मतलब 2 का यहाँ पे 4 हो जाए, फिर 8 हो जाए, फिर 16 हो जाए, फिर 64 हो जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, 128 हो जाए, तो हम समझेंगे कि इसमें गुणा तो हुआ ही हुआ होगा। हो सकता है कि ये वर्ग भी हो सकता है ये घन भी हो, है ना। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर मैंने आपको बोला कि अगर किसी सीरीज में साधारण दर से घटोत्तरी हो रही हो, मतलब रिवर्स में चीज़ें हो, 19 का आपका 17 हो, 17 का आपका 15 हो, 15 का आपका 13 हो, है ना, ऐसे अगर कोई सीरीज हो साधारण रूप से, तो हम कहेंगे वो घट रही होगी। बट अगर वो काफ़ी तीव्रता से घट रही हो, मतलब अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 128 64 16, है ना, 2, तो हम क्या कहेंगे कि उस सीरीज में या तो भाग हुआ होगा या वर्ग और घन को माइनस करके यहाँ पे दिखाया गया होगा, ठीक है। ये बातें आपको बता दी थी। और फिर मैंने आपको एक नियम और बताया कि अगर कोई घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, तो जब वो बढ़ती है तो हम उसमें जोड़ करेंगे, जब घटती है तो हम उसमें घटाना करेंगे। अगर तीव्रता से बढ़ती है, तीव्रता से घटती है, तो पहले हम गुणा करेंगे और फिर हम उसमें भाग करेंगे। तो इस तरीके के मैंने आपको नियम बताए थे। और जब मैंने आपको ये नियम बता दिए थे तो मैंने फिर आपको इसमें कई और नियम बताए थे। क्या? कि जो नंबर सीरीज है उसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे, एक सरल, एक द्वि और एक मिश्रित के रूप में। फिर मैंने उसमें आपको नियम बताया था कि द्वि को कैसे पहचानेंगे, डबल वाली सीरीज को कैसे पहचानेंगे, सिंगल वाली सीरीज को कैसे पहचानेंगे, है ना। ये बेसिक बातें आपको मैंने बताई थी। लास्ट में आते आते मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अगर इन सीरीज के बियॉन्ड भी किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए, मतलब गलत पद आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, या आपको 7वां पद या 10वां पद पूछा जाए, तो उसको कैसे करेंगे? तो गलत पद के लिए तो मैंने बोला था कि आप पूरी सीरीज चेक करो और उसमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ पे सीक्वेंस नहीं बनना है, ठीक है। पद के लिए मैंने आपको बोला था कि एक तो समांतर श्रेणी होती है और एक गुणोत्तर होती है। समांतर के बारे में मैंने क्या बोला था कि सभी अंकों में समान अंतर होगा, अर्थात पहले पद और दूसरे पद में, दूसरे पद और तीसरे पद में, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। और इसी समांतर, मतलब जो ये कॉमन डिफरेंस होगा, इसी को हम एक नाम दिए थे पदांतर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर इसका एक फॉर्मूला बता दिया था कि अगर आपको n पदों की संख्या ज्ञात करवाने के लिए कहे तो आप कहोगे सर पहला पद माइनस जिन संख्याओं की बात कर रहा है उसमें 1 का, और जो अंतर है d का उससे हम आंसर निकाल लेंगे। फिर मैंने इसी को कन्वर्ट करा दिया कि मान लो अगर आपसे केवल n पदों के बारे में पूछे और टोटल पदों को दे दे, या आपको पहला पद पूछे बाकी सारी चीज़ें वैल्यू आपको दे दे, तो कैसे निकालना था वो कल की क्लास में बताया था। फिर गुणोत्तर श्रेणी की बात आई तो मैंने कहा इसको चेक करने के लिए आपको दूसरे पद में पहले पद का भाग देना होगा, अर्थात T2 में T1 का भाग देना होगा। और ये जो भाग है इसको अनुपात बोलते हैं, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत इसको नया नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है सरवा अनुपात। और इसको क्या करते हैं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से r से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ ऐसे r से, कहने का मतलब r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? इसका फॉर्मूला था कि सर Tn इज इक्वल टू AR की पावर n-1, मतलब Tn इज इक्वल टू A गुणे R और उसकी पावर n-1, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि R क्या होता है, सर्वानुपात होता है दूसरे पद का पहले पद में भाग देने से, ठीक है। या एक तरीके से आप ऐसे समझ लो गुणोत्तर श्रेणी कहाँ होगी, जहाँ पर वर्ग होगा,
संख्या डबल हो रही होगी, है ना, वहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। जैसे 2, 4, 8, 16, है ना, तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, तभी तो सब में बराबर आएगा ना सर्वानुपात, कि 4 में आप 2 का भाग दोगे, 8 में आप 4 का भाग दोगे, 16 में आप 8 का भाग दोगे, तभी तो 2 निकलेगा। तो ये एक लॉजिक समझ सकते हो। और वैसे भी जब प्रैक्टिस सीट आपको मिली होगी तो उस प्रैक्टिस सीट में आपको सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ें और नई सीखे होगे, ठीक है। ये बातें जब बता दी थी तो कुछ ट्रिक्स टैक्टिक्स बताई थी कि कई बार क्या होता है, सीरीज सॉल्व ही नहीं होती किसी फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि कई बार आपको संडे मंडे ट्यूसडे दे देता है, कई बार आपको जनवरी फरवरी दे देता है ना, तो वो आपको बताया। फिर मैंने लास्ट में आपको एक नियम लिखाया। क्या नियम लिखाया था कि अगर आपसे अंकों की बारंबारता को लेकर प्रश्न आ जाए, मान लो हो सकता है पूरी एक लंबी सी संख्या आपको दे दे, 0 2 3 4 0 2 0 3 2 4, है ना, ऐसे करके दे दे, और आपसे पूछे कि नेक्स्ट पद कौन सा होगा, तो हमें देखना होगा कि कितने से कितने रिपीट हो रहे हैं। और ये बात कहाँ से मैंने आपको याद दिलाई थी, याद करो, मैंने आपको याद दिलाई थी कि जब आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी, वहाँ पर इन्हीं नियमों का उपयोग होता था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि परिमेय वो होती हैं जो रिपीट ना हो, परिमेय वो होती हैं जो अपरिमेय वो होती हैं क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, मतलब मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि परिमेय वो होती हैं जो रिपीट होती हों, परिमेय वो होती हैं जो पूरी तरह से भाग चला जाता हो या जिनको P/Q के अनुपात में लिखा जाता हो, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको परिमेय में बताई थी। और अपरिमेय में क्या बोला था कि ना तो वो रिपीट हो और ना ही उनका अंत हो, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई थी, वो अपरिमेय कहलाती हैं, और परिमेय में उनका अंत हो जाता है, या कहें P/Q के रूप में हम उनको लिख देते हैं, ठीक। तो ये बातें आप समझ गए थे। तो अगर आपसे कोई मान लो पूछे कि ये जो बारंबार हो रही है संख्या, ये कौन सी हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि सर ये परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट हो रही है और ये समाप्त भी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको चीज़ें लिंक कराई थी मैथ से रीजनिंग का। हालांकि जब आप अरिथमेटिक रीजनिंग का टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर चीज़ें हम आपको और अच्छे से सारी लिंक कराएंगे, और ये रीजनिंग का ही टॉपिक आपको मिलेगा आगे, आपको अरिथमेटिक रीजनिंग, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तव में इसी से लिंक करता हुआ है। वैसे हम चाहते तो कल की क्लास में आपको कवर करा देते, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं, टॉपिक टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और ये टॉपिक को अलग से ही पढ़ें, ठीक है। तो इस टॉपिक की खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस टॉपिक का नाम ही क्या है, लुप्त पद। लुप्त का मतलब जो गायब हो, लुप्त का मतलब जो गायब हो। मैं क्लास शुरू करें उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या बात है? आप एक बात बताओ, आपके साथ जब कोई घटना जीवन में घटती है, ठीक है, और कोई चीज़ आपने रखी और आप भूल गए, है ना, मान लो आपने कोई चीज़ रखी, कहीं पे भी कोई सामान रखा है, किसी को कोई पैसा दिया या कोई बर्थ अपडेट, कोई भी चीज़ है आपने रखा और भूल गया, या ये पढ़ा और भूल गए, ठीक। फिर आप क्या करते हो? सर हम कोशिश करते हैं लिंक करने की। लिंक कैसे? देखते हैं कि हमने इससे पहले कौन कौन से काम किए थे, हम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, किस रास्ते से गुजरे थे। मान लो कोई सामान आपका गिर गया, तो आप क्या करते हो, उसी रास्ते से उसी तरीके से मॉक ड्रिल करते हुए जाते हो। ध्यान से समझना, कोर्स की बात है, हवाबाजी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं जाते हो ना, तब जाके कोशिश होती कि उस लिंक को पकड़ पाते हो और आप फिर कह पाते हो कि अच्छा गायब हुई चीज़ हमको मिल गई। समझ गए? वही इस टॉपिक के साथ है। मतलब इस टॉपिक का सामान्यतः कोई नियम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। कौन सी चीज़ कब अप्लाई हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ बस एक चीज़ जो है जिसका मतलब 100% नियम है, वो ये कि आपको लिंक करना आना चाहिए। अगर आपको किसी डायग्राम में कोई संख्या उसने लुप्त करके दिखा दी है और उसने आपसे पूछा है कि दूसरे डायग्राम में भी बताइए वो संख्या कौन सी होगी, तो आपको ये पता हो कि इस डायग्राम में संख्याएं कैसे आईं, और फिर यहाँ पर आप निकाल लोगे। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप कितने भी नियम लगा दो, आपका उत्तर नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो आप क्या समझे कि लुप्त पद बिल्कुल वैसे ही टॉपिक है जैसे हमारे जीवन में जब कोई वस्तु खो जाती है, कोई व्यक्ति खो जाता है, या कोई चीज़ हम भूल जाते हैं तो उसको रिलेट करते हैं। तो इसमें हमें हर चीज़ को क्या करना है, रिलेट करना है, अर्थात पहले फिगर का दूसरे फिगर से रिलेशन बनाना है।
या दूसरे का तीसरे से बनाना है। मैक्सिमम 3 फिगर की ये आपके पास टॉपिक में प्रश्न आते हैं और यूपीएससी ने लगभग अभी तक 2 से 4 ही प्रश्न पूछे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे, बट स्टेट एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं प्रश्न। ठीक है, स्टेट एग्ज़ाम अगर आप कोई भी देते हो तो वहाँ भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए कि हाँ हमें रिलेशन कैसे करना है, तो ये टॉपिक फिर आपके लिए इजी है। और अगर आप इसका रिलेशन नहीं समझ पाए तो आता हुआ उत्तर भी गलत हो जाएगा और उत्तर नहीं भी निकलेगा। अर्थात मैं अगर ये कहूँ कि इस टॉपिक में कोई मास्टर ये कह दे कि इसका केवल और केवल एक यही नियम है और आप याद कर लो आपका उत्तर हो जाएगा, तो मूर्ख बना रहा है। क्योंकि इसमें कई बार आप देखोगे गुणा भी लगेगा, कई बार आप देखोगे जोड़ भी लगेगा, कई बार गुणे के साथ में जोड़ लगेगा, कई बार गुणे के साथ में घटाना भी लगेगा, और कई बार गुणा जोड़ भी लगेगा और उसके साथ घटाना लगेगा। कई बार आपका भाग लगेगा, फिर गुणा लगेगा और फिर घटाना लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बोर्ड मास का जो नियम है, कोका भागु जोग, या कहें यहाँ पे कोका भागु जोग, इसमें जो ये पार्ट हैं जोग के, भागु जोग के, माने भाग का, गुणा का, जोड़ का, घटाने का, ये सब लगेगा। और कभी कभी तो हालत हो जाती है कि वर्ग भी लग जाता है, कभी कभी तो घन भी लग जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में आपकी जितनी भी प्रीवियस रीजनिंग की समझ है, जितनी भी मैथ की समझ है, वो सब यहाँ पर अप्लाई होगी। इसीलिए ये टॉपिक कठिन हो जाता है, इसीलिए रीजनिंग में रखा जाता है, ताकि बच्चे की तर्क शक्ति बढ़े ऐसे प्रश्नों को देखकर। ठीक है, तो आपकी तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए परीक्षक आपको इसमें क्या करता है, भूल करवाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, अभी मैं सब आपको लिखा दूंगा, जितनी बातें बोली ना कि क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, सब लिखा दूंगा। आपने अगर ये डायग्राम ऐसे बना लिया तो अच्छी बात है, वरना लिखाऊंगा सब कुछ, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ठीक है, मान लो आपको क्या करेगा, आपको कुछ इस तरीके का चित्र दे देगा। ठीक है, सपोज करो ऐसे आपको एक चित्र दे देगा, इसको रेखा चित्र वाले भी सवाल बोलते हैं। ठीक है, इसको कई बार रेखा चित्र वाले भी सवाल बोलते हैं। ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तीन डायग्राम आपको ऐसे दे देगा। डायग्राम की कोई भी आकृति हो सकती है, त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्ग के अंदर त्रिभुज हो सकता है ना, त्रिभुज के अंदर आयत हो सकती है, आयत हो सकती है, क्यों आयत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और ये क्वेश्चन मार्क और ये 8। ठीक है, इस तरीके से आपको चित्र दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस प्रदत्त रेखा चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप एक काम करो, क्वेश्चन ही लिख लो, है ना, एग्जाम्पल लिख लो, लिखो प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब होता है दिए गए। ठीक है, ये मैथ के शब्द हैं, बड़े अच्छे शब्द। प्रदत्त रेखा चित्र में लुप्त संख्या कौन सी होगी जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है, जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। ठीक है, लुप्त संख्या कौन सी होगी। अब आपने जो ही इस चित्र को देखा, ठीक है, अब आपकी बुद्धि के घोड़े जितने भी हैं वो दौड़ने लगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या सोचोगे, आप यहाँ पर जब सोचोगे तो ये सोचोगे ना कि ये 59 कहाँ से आया, ये 55 कहाँ से आया, आप ये सोचोगे पूरे दिन बैठ के। तो जब आप ये सोचोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ऐसे अगर हम गुणा करें 9 पना 45 निकल रहा है, या 5 का हम इसमें भाग दें तो 9 बार नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 9 45 हो रहा, तो 9 तो नहीं आया। यहाँ पे भी 6 का भाग दें तो भी नहीं जा रहा, 7 6 42 गुणा करें तो गुणा तो हो रहा है। मतलब आपको एक टेल मिल जाती है, एक पूंछ मिल जाती है कि अगर हम 9 गुणे 5 करते हैं तो 45 तो आ जाता है, लेकिन 45 से हमें 59 लाना है। तो 59 कैसे आएगा, आप 59 में 45 को घटा के एक बार चेक करो कि कितना और चाहिए। तो आपने देखा कि सर हमें यहाँ पे टोटल 14 और चाहिए। अगर आपकी मैथ फास्ट होगी तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा 9 और 5 को गुणा के बाद उसने जोड़ भी दिया है, यानी कि 45 तो उसने गुणा से हासिल किया और फिर 9 5 14 को जोड़ के किया। यहाँ तो ये पता चल गया मान लो आपको। अब आपने क्या किया, क्रॉस चेक किया दूसरे वाले फिगर से। दूसरा फिगर इसीलिए दिया जाता है, देखो प्रश्न में 3 फिगर देने का पहला कारण यही होता है कि बच्चा इससे इस सीरीज का पता कर पाए और फिर इन्हीं पैटर्न को बेस बना के तीसरे वाले फिगर को या डायग्राम को फुलफिल कर सके।
ठीक। तो अब आपने जब यहाँ देख लिया तो अब आपका दिमाग ठनका क्या कि कोशिश करें 7×42 करें, तो हमने देखा हाँ सर 7×42 हो गया। अब कोशिश करें 7 और 6 को जोड़ लें तो 13 हो गया। अब 13 और 42 जोड़ लिए सर, 4 1 5 यानी कि 55 हो गया। तो सर यह आंसर आ गया। मतलब हमें अब आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 3 और 8 का गुणा करना होगा 24, फिर हमें 3 और 8 को जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर कितना आया 35 सर। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछते और ऐसे क्वेश्चंस निकालना कभी कभी आसान होता है, कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो 59 आ रहा है या जो 55 आ रहा है या जो यहाँ 35 आएगा वो और भी डिफरेंट तरीके से आ सकता है। जरूरी नहीं कि ये गुणा और जोड़ से ही आए, कई बार भाग से भी आ सकता है, कई बार इसका वर्ग करके इनका वर्ग करके आपस में घटा के ऐसे भी आ सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से किस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब सपोज करो, मान लो एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो इस बार उसने आकृति ही बदल दी। इस बार उसने आपको कौन सी दे दी, त्रिभुजों वाली। और ये त्रिभुजों वाली कौन सी आकृति दे रहा है, जो हमने आपको पढ़ाया था, है ना। क्या पढ़ाया था हमने आपको, चित्रों को गिनना में। अब इसका फार्मूला जिसको याद होगा वो बता दे, मन ही मन में सोच ले कि इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज बनना है, तो आप में से अधिकांश बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे, इतना मुझे यकीन है। क्यों, क्योंकि आपने नियम पढ़ा था कि सर अगर ऐसे त्रिभुज दिया जाए तो जो बाहर वाले त्रिभुज होते हैं वो 4 हो जाते हैं, अंदर वाला सिंगल हो जाता है, क्योंकि ये 3 पार्ट में बट गया और एक ये बड़ा वाला बट गया और ये सिंगल एक बचा, है ना। ये नियम आपको बताया था। तो ये चीज़ लिंक किया करो ऐसे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो ऐसे चीज़ों को आप लिंक कर लिया करो। ठीक, तो जैसे मान लो ये मैंने आपके त्रिभुज बना दिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल 2 डाल लो, आप एग्जाम्पल 2 डाल लो। अब ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 12, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ हमने 25 लिख दिया, यहाँ हमने 35 लिख दिया, यहाँ हमने 12 लिख दिया, यहाँ हमने 5 लिख दिया। यहाँ पर हमने 37 लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। अब जब आपने इस चित्र को देखा तो आपके मन में कई प्रश्न आए कि ये 12 यहाँ पर कैसे आ रहा है ना। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि ये 12 यहाँ पे कैसे आ रहा, तो इस 12 को कैसे लाया गया है आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे होगे, आप देखोगे सबसे पहले क्या तरीका लगाओगे, सबसे पहले यही तरीका लगाओगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है 8 4 और 2 को जोड़ के 12 लाया गया, तो आपको पता है कि नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपने क्या देखा कि 8 + 2 को करके लाया गया हो, तो आप देखोगे नहीं सर वो तो 10 ही आएगा, 4 ऊपर जाएगा। या आपने देखा होगा सर 8 और 4 को जोड़कर ही केवल 12 लाया गया, कुछ बच्चों को ये आएगा। तो यहाँ तो ये सही हो गया मान लो। ठीक है, अब इसी पैटर्न को यहाँ चेक करो, क्या 25 और 12 को जोड़कर 35 लाया जा सकता है, तो हम कहेंगे नहीं सर 25 और 12 तो 37 होता है। या क्या 25 और 5 को जोड़कर 35 लाया जा सकता है, तो नहीं सर 25 और 5 30 होता है। मतलब ये पैटर्न यहाँ पर लागू नहीं होता है। ऐसे आप सोचोगे। ठीक है, अगर आपकी स्पीड है तो आप तुरंत आंसर निकालोगे। ठीक, तो अब आपने जब सोचा तो आपने क्या देखा कि सर 8 × 4 भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 चौको 32 हो जाता है और ये 2 को घटाएंगे तो भी दिक्कत है। या मान लो अगर हम कहते हैं कि 8 चौको 32 हो गया और ये +2 हो गया, है ना, 32 और 2 34 हो गया। अगर इसका हमने हाफ किया तो सर यहाँ पे 70 ही आता है, 12 तो आ नहीं रहा। ठीक, तो ऐसे आप परेशान होगे और यही यूपीएससी आपसे चाहती है या यही कोई परीक्षा आपसे चाहती है। तो आपको क्या करना है, इन चित्रों को जब आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे आपको एक अभ्यास हो जाएगा। जब 100 से 200 500 प्रश्न ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आप इसमें महारथी हो जाओगे, तो आपको पैटर्न पता हो जाएगा। तो अब आप मान लो जब पैटर्न पता हो गया तो आप क्या निकालोगे, आप कहोगे सर इसका तरीका ऐसा होगा 8 दूना 16 और -4, मतलब 8 में 16 हमने 8 में 2 का गुणा किया 16 आ गया, 16 में 4 को घटाया तो सर 12 आ गया। तो क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो हम इसमें भी यही पैटर्न चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे कि सर 12 का गुणा 5 में करा दो और उस गुणे में 25 को घटा दो, तो 12 पंचे कितना हुआ 60 और 60 में 25 गए, कितना बचा 35। मतलब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो गुणा होगा ना, अगर यहाँ पे 8 का गुणा 2 में हो रहा तो यहाँ भी 12 का गुणा 5 में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ गुणा आप इसमें कर दोगे।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। सीक्वेंस में हर चीज़ चलेगी कि अगर ये गुणा हुआ है और इसको घटाया गया है तो वही चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, इसको गुणा करो और इसको घटाओ तब ये वाली लाओ। तो अब आपने देखा कि यहाँ 35 आ गया, तो जब 35 आ गया तो यही चीज़ यहाँ पे कर दो, क्या कि 11 को गुणा 7 में करो और माइनस का क्या कर दो 37। तो 11 से 77 हुआ और 77 में हमने क्या किया 37 को घटा दिया, कितना आ गया 40, हमारा आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे 40 आएगी संख्या। तो ये पैटर्न आपको पता हो, इस पैटर्न को हमने देखा, यहाँ हमने चेक किया और यहाँ अप्लाई कर दिया, समझ गए। इसी से हमारा आंसर आता है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात, मज़ेदार बात क्या, कि इस प्रकार के प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं गलत हो सकते। या तो उत्तर आएगा या तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। तो ये 100% आपके मार्क्स को सिक्योर करने वाले क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो इसीलिए इनमें अभ्यास करने की ज़रूरत है और आपको अभ्यास के लिए परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्री आईएएस एकेडमी जो प्रैक्टिस सीट देगी आपको 500 प्रश्नों की, आप में से अधिकांश बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हम प्रैक्टिस सीट देते हैं वो 5 पार्ट में आपको आनी है। अभी आपको फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं पार्ट 1 में, फिर आपका पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5 आएगा। ठीक है, अभी तो क्लास हम कराते हैं आपको पार्ट 1 ही बेचते हैं, लेकिन जब ये पूरा रीजनिंग कवर हो जाएगा फिर आपको पार्ट 2 आ जाएगा, फिर पार्ट 3 आ जाएगा, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के। मतलब आपके एग्ज़ाम वाले दिन तक आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि प्रीलिम्स हर हाल में आप क्रैक कर लोगे। और मैं प्रैक्टिस के दम पे ही कोई बात बोलता हूँ, ऐसे बोलूँगा तो वही बात है, बेकार लगेगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। अब जब इतनी आप बातें समझ गए तो अब एक काम करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें इनको लिख लेते हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाई। ठीक है, तो लिखो लुप्त पद या रेखा चित्र पर आधारित प्रश्नों का कोई एक निश्चित नियम नहीं होता है, कोई एक निश्चित नियम नहीं होता है। यह बात अलग है कि इनका एक निश्चित पैटर्न, यह बात अलग है कि प्रश्नों में इनका एक निश्चित पैटर्न अवश्य होता है, जिसको यदि हम पहचान लें तब उत्तर ज्ञात करना। आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी ना, क्योंकि मैं राइटिंग आज साफ साफ नहीं लिख रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि देखो आप लोग लिख लो अच्छे से, है ना। जिसको यदि हम पहचान लें तब उत्तर ज्ञात करना आसान हो जाता है, यदि हम पहचान ना पाएं तब पूरा दिन निकल जाएगा और उत्तर ज्ञात करना असंभव प्रतीत होने लगेगा। उत्तर ज्ञात करना असंभव प्रतीत होने लगेगा। अतः ऐसे प्रश्नों को हल करने का या महारत हासिल करने का एकमात्र उपाय अभ्यास ही है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, नई लाइन से ध्यान देने वाली बात है कि इन लुप्त पदों वाले प्रश्नों में जोड़, गुणा, घटाना, भाग, वर्ग, घन या कभी कभी
इन सब का गठजोड़, गठजोड़ का मतलब मिला के देते, गुणा भी होगा जोड़ भी होगा जैसे अभी दिखाया, या कभी कभी इन सब का गठजोड़, गठजोड़ अर्थात गुणा व जोड़ एक साथ, या भाग व गुणा एक साथ। अब याद रहेगा ऐसे, भाग व गुणा एक साथ। कभी कभी इन सब का गठजोड़, कभी कभी इन सब के गठजोड़ पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इन लुप्त पदों वाले प्रश्नों में जोड़, गुणा, घटाना, भाग, वर्ग, घन या कभी कभी इन सबके गठजोड़ पर आधारित गणितीय संक्रियाओं, गणितीय संक्रियाओं मतलब मैथमेटिक ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अतः हमें सावधानी पूर्वक हल करने की आवश्यकता होती है, हल करने की या कहें पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई वो सारी मैंने आपको लिखा दी, ठीक। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही है तो नियम है नहीं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए चीज़ें सॉल्व कराऊंगा, आप हल करना, आप पैटर्न सीख जाओगे, मतलब देख लोगे तो आप पैटर्न समझ जाओगे, ठीक है। और बाद में जब आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी तो आप वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इतना ही बड़ा बड़ा चित्र बनाना आप, ठीक है, गुच्चू टाइप का चित्र मत बना देना। अब ये याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, वर्ग वाला पढ़ाया था ना, तो वहाँ आपको ये दिखा होगा, ठीक है। फिर आप याद करो जब मैंने ऐसे करके पढ़ा दिया था तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो फिर क्या पढ़ा दिया था इसमें, त्रिभुजों की संख्या। अब ऐसे ही लिंक कर लिया करो कि अगर आपसे पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो क्या करना होता, इनमें सबका नंबर भर दो और सबको गुणा कर दो, डबल कर दो, त्रिभुज टोटल आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि हम त्रिभुज नहीं पूछ रहे हैं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन मान लो आपको क्या देगा, क्वेश्चन मान लो आपको दिया 4, 4, 8, 24, 96, 480, 20,160, ठीक है, 20,160। और आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो अब आपको क्या करना होगा। अब इतनी बड़ी संख्या है तो सीधी सी बात है, बुद्धि लगाओ वही वाली सीरीज वाली, कि मैंने क्या सीरीज में आपको बताया था, मैंने आपको सीरीज में बताया था कि या तो गुणा होगा, या तो भाग होगा, या तो वर्ग होगा, यही बातें मैंने आपको बताई थी। तो आपने कहा था हाँ सर यही बातें आपने हमको बताई थी, ठीक है। तो जब हमने यही बातें आपको बताई तो अब यहाँ पर उसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे पैटर्न को, तो देखो ध्यान से आप इस चीज़ को, आपको ये जो फिगर दिया गया है, ठीक है, यहाँ 20,160 आया, ये 4 आया, ये 4 आया, ये 8 आया, 24 आया, 96 आया, 480 आया। मतलब आपको एक चीज़ क्या पता चल रहा है कि अगर हम इस चित्र को यहाँ से कट कर दें, ठीक है, जैसे अगर हम इस चित्र को यहाँ से कट कर दें इस जगह से, तो इधर से क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, इधर से क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं एक निश्चित पैटर्न में, ठीक है। और यहाँ सबसे ज़्यादा हो गई, तो मतलब सीधी सी बात है इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आएगी या इस गैप में जो आएगी वो 20,160 से 480 के बीच में ही होगी, ठीक है, ये हमें पता है। तो जब ये यहाँ आएगी तो हम यहाँ से पैटर्न आइडेंटिफाई करें कि यहाँ से संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं, ठीक। तो अब आप एक नोटिस करो, जैसे 4 एकम क्या हो रहा है, 4 एकम 4 हो रहा है, हमने कहा ठीक। फिर क्या कह रहा है, इस 4 को उसने क्या किया, डबल कर दिया, 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ 8 आ गया, इस 8 को इसने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो कितना हो गया, 24 हो गया,
ठीक है। अब इस 24 को इसने क्या किया, ये जो 24 आ गया 3 गुणा कर दिया तो 96 आ गया, तो ये 96 आ गया। अब ये चीज़ें कैसे हमको पता चलती हैं, अगर हमको गुणा भाग आता है, अगर हमको पहाड़े आते हैं तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। या कुछ देर बाद पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो हम आज आपको बता दिए, अब आप जब करोगे क्वेश्चन तो गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक। अब 24 तिरका 96 हो गया। अब 96 का आप करो कितने में, 3 में गुणा करोगे, 24 चौको 96 आपका हो गया, ठीक है। 24 चौको 96, क्योंकि 1 2 3 4 हो रहा ना, तो यहाँ 5 का गुणा करोगे। अब 96 में 5 का गुणा करो। देखो कई बार यहाँ पे क्या होता है ना, मैं आपको एक देखो शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे क्या करते हैं कि 96 में 5 का गुणा करेंगे या 48 में 5 का गुणा करेंगे, है ना, तो गुणा करते हैं। ये गुणा नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आप 5 का किसी में गुणा करोगे तो आपको क्या पता चलता है, 0 आता है, ठीक। तो हम ये समझेंगे कि ये 96 ना हो कि ये कितना था, 960 था, ये 96 ना हो के 960 था। और 5 से अगर हम गुणा करें तो इसका हाफ लिख देंगे 480। या ये 48 था, 5 से गुणा करना तो हमने मान लिया ये 480 था, और 5 से गुणा करके जो इसकी वैल्यू आई वो हाफ आ गई 240। अब ये कैसे आई, क्यों आई कैसे, तो मैंने जानते हो क्या किया, 96 में 5 का गुणा नहीं किया, बल्कि 5 में मैंने 2 का गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया, ठीक है। 5 में मैंने 2 का गुणा किया और 2 से भाग दे दिया। तो सपोज करो 96 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें तो ये 2 2 तो कट ही जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सरल बनाने के लिए, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन सरल कैसे की जाती है, कठिन से कठिन, तो हमने इसको सरल बनाने के लिए 10 बना लिया। तो 96 गुणे कितना हो गया, 10/2, और 10 का 9 से 96 से गुणा करो 960 हो जाता है। अब 2 से हमने इसमें भाग दे दिया तो हमें क्या पता चला, 480 हो गया सर। तो ये तरीका भी आपको मैथ में मैं सिखाऊंगा, जब मैथ पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के जब सवाल करोगे, कैलकुलेशन से बचना है ना, जल्द से जल्द कैसे आंसर आए। तो ऐसे आपका आंसर आ गया। अब 96 इंटू 5 आपने किया तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका सर 480 आंसर आ गया। अब ये 480 है, इसमें मैं 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा करो तो कितना या 0, 8 छंका 48 और 6 चौक को 24 और 4 28, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2880। लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि आएगा ही आएगा, तो हमें क्या करना है, इस 2880 में कितने का गुणा करें, 6 यहाँ था, 5 यहाँ था, 4 यहाँ था, 3 यहाँ था, 2 यहाँ था, तो मतलब 7 का गुणा करें। और अगर 7 का गुणा करने पे 20 1 60 अगर मिलता है हमको तो हम कहेंगे हमारा पैटर्न सही था। तो 7 0 का 0, 8 7 56, 8 7 56 और 5 61, 7 दूनी 14 और 6 20, 20,160 सर आ रहा है। मतलब इस प्रश्न का जो पैटर्न है वो यही है कि 4 एकम 4, यहाँ 4 आ गया, 4 दूना 8, 8 आ गया, 8 त्रिका 24, 24 आ गया, 24 चौको 96, 96 पंचे 480, 480 छक्का 2880, 2880 सत्ते 20,160। समझ गए, ऐसे आपको इन प्रश्नों के आंसर निकालने होते हैं, आपको ऐसे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक। अब मान लो इसी में दूसरा टाइप का प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न लिखने हैं क्योंकि अब इसमें थ्योरी तो है नहीं, अब आपको ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। मान लो अब आपको एक प्रश्न दूसरा दे दिया जाए, सपोज करो कुछ इस तरीके की इंडेक्स आपको बना के दे दी गई। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर एक ही डायग्राम है, तो एक ही डायग्राम से तो आपको पैटर्न पता चल रहा है ना, वहाँ प्रूफ तो हो जा रहा है कि हाँ वो संख्या कैसे आ रही है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक डायग्राम आ रहा है तो उससे आंसर कैसे निकालना है ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब जैसे ये संख्या यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ लिखा 27 और यहाँ 38। ये भी मान लो एक तरीके से ये हो गया, ये बी हो गया, मान लो लिखा नहीं होगा लेकिन हम फिर भी मान के तभी तो यहाँ पे तीसरा का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर। और आपसे पूछा यहाँ क्या आएगा, क्लियर। आप अपनी बुद्धि लगाओ और कोशिश करो कि इसका आंसर आप निकाल सको। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आंसर निकालने में आसानी आपको रहे, ठीक है। लिखो यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, नन,
ठीक है, आप आंसर निकालिए। तो अब आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाला होगा, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया होगा। क्या किया होगा आपने? आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि ये 27 कैसे आया, ये 38 कैसे आया, क्योंकि यही ज़रूरी है देखना। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा कि सर अगर 1 + 4 + 7 कर दें तो 7 4 11 1 12 होता है, 12 का दूना कर दें तो भी नहीं आ रहा है। फिर आपने देखा कि सर 4 और इंटू 1 कर दें तो 4 आ रहा, वो 7 11 हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर सर 4 का गुणा 7 में हम करते हैं तो 28 तो आ जाता है, और इस गुणे के बाद अगर हम 1 को घटा देते हैं तो सर 27 आ जाता है। मतलब अगर यही पैटर्न हम यहाँ अपना लें कि 8 का गुणा 5 में कर दें तो 40 आ जाएगा, और 40 में हम 2 को घटा दें तो सर 38 आ जाएगा। तो हमको पैटर्न दिख गया। तो हम यहाँ पे भी करेंगे क्या कि 9 का गुणा हमने 6 में कर दिया, 9 6 का 54 आ गया, और 54 में हमने 3 को घटा दिया तो मतलब सर 51 आ गया। अर्थात यहाँ आंसर हमारा डी आ गया और ये 51 हो गया। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, समझ गए। एक बात और, आपको हमेशा जो छोटी संख्याएं है ना, ये ध्यान रखना है कि वो छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं को बना रही हैं, है ना। अधिकांश प्रश्नों में यही होगा कि बड़ी संख्याओं से ही रिलेट करके क्वेश्चन आएगा कि बड़ी संख्या ये कैसे बनी, ये 38 कैसे बनी। तो यहाँ जो आएगी वो बड़ी संख्या ही आएगी। ठीक है, कई बार हो सकता है ये बड़ी संख्या आपको बीच में दे दे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि बड़ी संख्याओं से ही तो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन करके कि आंसर हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद है आप मेरी समझ गए। अब जब इतनी बातें समझ गए तो अब आपको एक फिर से नया डायग्राम वाला क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था, इस पे भी मैंने आपको क्वेश्चन बनवाए थे डायग्राम के चित्रों में। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा था ना आपने, त्रिभुज, है ना। और ये कुछ इस तरीके का स्वास्तिक टाइप का, है ना। मतलब ये वो वाला स्वास्तिक नहीं है, कुंडली वाला स्वास्तिक है। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा था। यहाँ मान लो दे दे 7, यहाँ दे दे 15, यहाँ दे दे आपको 31, यहाँ दे दे आपको 63, यहाँ दे दे 127, और यहाँ पूछे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पूछे क्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप पहले आंसर निकालो, है ना। यहाँ पर क्या है कि आप पहले आंसर निकालो, फिर मैं बताऊँ कि क्या होगा। ठीक, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा। ठीक है, और अमूमन अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। ठीक है, आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा सर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार गए तो मतलब ये जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये पैटर्न जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, और ऐसे आंसर आएगा। और आपने इस पैटर्न को चेक कैसे किया? आपने देखा ये 7 है, ये 15 है। मतलब अगर 7 का गुणा हम 2 में करें तो 14 आता है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो सर 15 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। लेकिन अगर हम 15 का गुणा 2 में करें और 1 जोड़ दें तो क्या हमारा 31 आएगा? हमने कहा सर बिल्कुल आएगा। क्या उसी तरह से 31 का गुणा अगर हम 2 में करें और 1 जोड़ दें तो क्या 63 आएगा? तो हमने कहा सर बिल्कुल आएगा। यानी कि पैटर्न सब में एक ही है, सब में 2 का गुणा हो रहा है और 1 जुड़ रहा है, सब में 2 का गुणा हो रहा है और 1 जुड़ रहा है। तो क्या 63 में हम 2 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो क्या 127 आएगा? हमने कहा सर बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतनी चीज़ें पता चल गई कि हर चीज़ एक पैटर्न पे चल रही है, हर चीज़ एक क्रम में चल रही है, तो फिर अपनी बुद्धि न लगा के सीधा सीधा हम उसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे कि 127 इंटू 2 + 1 = क्या होगा। तो हमने कहा 127 इंटू 2 कितना हुआ? 254, और 254 में 1 को अगर हमने जोड़ दिया तो सर 255 हो गया। मतलब हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ गया? 255 आंसर आ गया। और हमने कहा कि 255 हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। समझ गए? लेकिन 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 कई बार मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको यहाँ पर उत्तर यूपीएससी क्या देगी? नन। कहेगी कि 255 इसका आंसर नहीं है।
हालांकि अभी स्टेट एग्ज़ाम वाले तो ये ख़त्म कर दिए हैं क्वेश्चन में ऑप्शन कि एक से अधिक आंसर। तो अगर एक से अधिक की बात की जाए तो इसका आंसर 3 भी होगा और बी भी होगा। अब आपके मन में होगा सर क्यों होगा? एक बात बताओ, ये किसने आपसे कहा कि पैटर्न की शुरुआत यहीं से ही होगी? किसने आपसे कहा? पैटर्न की शुरुआत यहाँ से भी तो हो सकती है, कोई पैरामीटर थोड़ा ना लगा है। पैटर्न यहाँ से भी शुरू हो सकता है, और यहाँ से अगर पैटर्न शुरू हुआ तो 3 × 2 + 1 7 तो आ रहा है ना। तो ये 3 गुणा करके हमने यहाँ 7 हासिल कर लिया, 7 का गुणा +1 करके 15 हासिल कर लिया। तो यहाँ पर 3 भी तो हो सकता है। तो कई बार अगर आपको यूपीएससी में प्रश्न मिले, ठीक है, पहली बात तो मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, यूपीएससी 2 ऑप्शन वाले आंसर नहीं देती है, पहली बात ये कह दे रहा हूँ। और अगर 2 ऑप्शन वाला आंसर देती है और नन ऑप्शन में दिया तो आप एक बार चेक कर लेना कि क्या 2 ऑप्शन आ रहे हैं, और तब अगर आ रहे हैं तो आप फिर नन ही लगाना और वो आपका आंसर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन मूर्खता में नन मत लगा देना जाके। कुछ इस तरह का अगर पैटर्न दिखे कि 3 × 2 + 1 = 7 या 7 × 2 + 1 = 15, ऐसा दिखे तभी लगाना। और ये रेयर क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चा आंसर गलत करके आता है। कॉन्फिडेंस उसको होता है 255 आंसर होगा, लेकिन वो नीचे विकल्प नहीं देखता है कि डी दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जब हम आपको बैक ईयर की सीरीज कराएंगे ना, मान लो आपके मन में अभी डर होगा कि सर कैसे, पता नहीं है, पूछ लिया और ना याद रहा, गलती हो गई तो सर क्या करेंगे? अरे तो मैं बैठा हूँ ना। जब बैक ईयर के क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा, जैसे जीएस की सीरीज आएगी वैसे सीसेट की सीरीज आएगी, तो वहाँ यूपीएससी के द्वारा गढ़े जा रहे ऑप्शंस का अर्थ क्या है और उस अर्थ का अनर्थ ना हो, हम कैसे हल करें, तो वहाँ ये आपकी जो बारीकियां हैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट डाल के बस एक बात मेरी लिख लो, नोट यहाँ डाल के लिख लो बात। कभी कभी प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर आने की संभावना होती है, उत्तर आने की संभावना होती है। अतः हमें ऐसे प्रश्नों में यदि नन का विकल्प दिया हो, नन या डी विकल्प, नन का या डी विकल्प दिया हो तो उसे ही चुनना चाहिए, वरना उत्तर गलत हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। अब आपके लिए खुशखबरी, ध्यान देने वाली बात है, यूपीएससी ऐसे विवादित प्रश्नों को देने से खुद को बचाती है। अतः अगर ऐसे प्रश्नों का आप प्रथम बार में ही कोई एक सही विकल्प चुन लेते हैं तो फिर आपको उसमें भी अंक मिलने की 100% संभावना रहती है ना। तो परेशान नहीं होना, कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और लिख लो जो मैं बताना चाहता हूँ। इन लुप्त पदों या रेखा चित्र वाले प्रश्नों में कहीं भी
लिखा नहीं होता कि आप पैटर्न की शुरुआत इस फला जगह से करें, इस फला जगह या स्थान से करें। अर्थात कई बार हो सकता है पूछे गए प्रश्न के या लुप्त पद के रिवर्स में, मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा कर पैटर्न बनता हो, ठीक है। इसलिए हमें हर संभव डायमेंशन, है ना, हर संभव डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से पैटर्न पे जब क्वेश्चन मिले तो ये ध्यान रखना है आपको कि हाँ, कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, कोई एक निश्चित डायमेंशन नहीं होता, हमें अलग अलग डायमेंशन में चीज़ों को सोचकर आंसर निकालने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इतनी बातें, चलिए अब इतनी बातें आप समझ गए। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, 2 डायग्राम वाले चित्र। अब हो सकता है कि आपसे 3 डायग्राम वाले पूछे, तो हेडिंग डाल लो 3 रेखा चित्रों पर आधारित प्रश्न, 3 रेखा चित्रों पर, वहाँ चाहे डालना हेडिंग चाहे ना डालना कोई दिक्कत नहीं है, 3 रेखा चित्रों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। 3 रेखा चित्रों पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, सेम होंगे। अब वही है कि वहाँ पे 3 के जरिए आप कंफर्म करोगे, है ना, 2 पैटर्न से देख के। मान लो आपको इस तरीके का एक दिया गया चित्र, ऐसे ही आएंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ऐसे ही मिलेगा, और कोई आकृति वो बना के आपको मूर्ख नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये 3 मिल जाएंगे, ठीक है। 3 त्रिभुज सेम ही होंगे आकार में, मुझसे छोटे बड़े हो गए तो आप परेशान ना हो। आपको यहाँ लिखा होगा 5, 6, 4, 12, ठीक है। यहाँ लिखा होगा 5, 7, 21, 6, यहाँ लिखा होगा 4, 10, 8, और यहाँ पूछेगा क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर इसका देने की कोशिश करो। मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हैं, मैंने आपके लिए, अरे भाई अभी तो येलो ही रहने दो, ठीक। तो मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिख दिया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकाला होगा और इस बार आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इतना हमें यकीन है, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि सर ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है। अगर हम 5 में 6 को जोड़ें, ठीक है, तो सर 11 होता है, और 4 भी जोड़ दें तो सर 15 हो जा रहा, तो 12 तो आ नहीं रहा है। या फिर सर 5 और 4 को हम जोड़ें और 6 का गुणा कर दें तो सर ज़्यादा हो रहा है, तो उसका वर्ग भी नहीं बनना। मतलब दुनिया के सारे आप खुरापात यहाँ लगा लेते हो, ठीक, और आपका आंसर कई बार नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने आपको क्या नियम लिखाया, कई बार गठजोड़ होता है, जोड़ का गुणा के साथ, गुणा का भाग के साथ, कई बार गुणा का गुणे के साथ हो जाता है। तो ये भी तो हो सकता है इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, मतलब तीनों के तीनों कहो गुणे में लिखे हो, का गुणनखंड में हो। तो यहाँ तक तो आपकी सोच क्योंकि जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इतना जब आप गुणा करोगे तो सर 5 चौको 20 होता है, और 20 गुणे अगर हम 6 करें तो 120 हो जाता है। लेकिन आपको एक हिंट जरूर मिल जाएगा, क्या, कि 12 यहाँ आ रहा है, मतलब 12 के आगे एक 0 लगा रहा है, 120 यहाँ आ रहा है। तो हो ये भी सकता है कि ये यहाँ से क्या करे कि 10 का भाग दे रहा हो यहाँ पे बाद में, और 10 का भाग कहाँ से देगा, जब इनका सबका आपस में गुणा करा दिया उसने, तो 6 और 4 को उसने जोड़ के क्या किया, 6 और 4 को जोड़ के उसने 10 का भाग दे दिया। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न है तो यहाँ पे भी वो पैटर्न बने, मतलब 5 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 7 में, तो हमें कितना मिला, 6 पंचे 30 इंटू 7 यानी कि 210 हमको मिल गया।
अब 210 हमको मिल गया तो हमें क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे 7 6 13, क्या यहाँ पे 7 6 13 या 6 5 11 या 7 5 12 का पैटर्न दिख रहा है? तो हमने कहा नहीं। तो मतलब यहाँ 6 और 4 का इसने क्या है, भाग नहीं दिया होगा जोड़ का। इसने 120 यहाँ लिखा था, 210 यहाँ लिखा था, ऐसे ही इसने क्या कर दिया, इसने ऐसे ही यहाँ से जीरो एलिमिनेट कर दिए और अपने मन से मान लिया कि यहाँ नीचे 10 होगा, यहाँ नीचे 10 होगा। ठीक है, कहने का अर्थ इसको लिखना चाहिए था रियल में कितना, 120। लिख इसने कितना दिया, 210, सॉरी लिख कितना दिया, 12। उसी तरह से लिखना इसको कितना चाहिए, 210। लिख कितना दिया, 21। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी यही चीज़ करनी है कि 8 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 10 में, 10 का गुणा 8 में, या 4 का गुणा 8 में, 8 का गुणा 10 में कर देंगे। जो भी आएगा उसके लास्ट से जीरो हटा के वही संख्या लिख देनी है। जैसे सपोज करो कि 4 गुणे 8 गुणे 10, तो हमें क्या पता चला, 8 चौको 32 गुणे 10, 320 आ गया। तो 320 में हम ये जीरो हटा देंगे तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 32 आएगा, आंसर 32 आएगा। अब आप में से कई सारे बच्चों के मन में क्या होगा, कई सारे बच्चों के मन में होगा कि सर अपने मन से कैसे हटा सकते हैं, अपने मन से हम कैसे कर दिए कि 120 का 12 कर दें, 210 का 21 कर दें, या 320 का 32 कर दें। तो भाई ये पैटर्न है, यही तो कलाकारी है इन प्रश्नों की। मतलब यहाँ नियम इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ संख्या आना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पोर्टेंट है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यहाँ इम्पोर्टेंट ये होता है कि पैटर्न क्या होगा हमारा, तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई आप करो तब आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पैटर्न पे ध्यान दो, बाकी अगर अन्य चीज़ों पे ध्यान दोगे तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, सुबह से शाम हो जाएगी, आंसर हमारा ना तो आएगा ना ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आ गया कि सर इसका और भी तो कोई एक तरीका होगा। ठीक है, मान लो मैंने एक ये फर्स्ट स्टेप बता दिया कि 10 का इसने मान लिया, ऐसे कर लिया, लेकिन सर कुछ और भी तो यूपीएससी ने सोच के दिया होगा। अगर ये 10 का मान लो होता ही नहीं तो हम क्या करते, तो फिर से वही मेरी बात क्या कि 5 का गुणा 4 में करो और 6 से भाग दे दो, तो कितना आया, 5 चौको 20 माइनस 6 कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 14 आ रहा है। ठीक है, 5 चौको 20 और माइनस 6 कितना आ रहा है, 14 आ रहा। अब ये 14 आने के बाद क्या करना है, इसने क्या किया है, 14 आने के बाद 6 माइनस 4 करके जो ये 2 आया, ठीक है, इसको इसमें घटा दिया, 12 कर दिया। ये सेकेंड पैटर्न आप लिखो। ठीक, 12 कर दिया। इसी तरीके से उसने क्या किया कि 5 गुणे 6 किया और उसमें 7 को घटा दिया, तो 6 पंचे 30 और 7 गए, कितने बचे, 23 बचे। अब 23 जब इसने यहाँ पे कर दिए, 23 यहाँ पे जब इसने कर दिए तो इसने क्या किया, 5 7 में से 5 को घटा दिया। मतलब यहाँ से पैटर्न फिर ये रिवर्स हो रहा, मतलब ऐसे पैटर्न ये रिवर्स हो रहा। ठीक है, यहाँ पे इसको घटा दिए, 2 से घटा दिए, तो 2 इसने घटा के कितना कर दिया, 21 कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम पैटर्न बनाएं, ठीक, कि 4 गुणे 8 और माइनस 10 करके, ठीक, 4 गुणे 8 माइनस 10, 8 चौको 32 और माइनस 10 कितना हुआ, सॉरी हाँ 8 चौको 32 और माइनस 10 कितना हुआ, 22 हो गया। ठीक है, 8 चौको 32 माइनस 10 कितना हुआ, 22 हो गया। अब यहाँ पे ये 22 आया। ठीक है, अब यहाँ 22 आया तो 22 में भी हम क्या करेंगे, ये 10 में 8 को घटा देंगे। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, 10 में 8 को घटाए तो यहाँ पे 20 आया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर 20 भी हो सकता है। समझ रहे हो, मतलब ये डिपेंड करेगा पैटर्न क्या है, कौन सा पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या था, केवल 32 था, 22 था ही नहीं। ठीक है, केवल 32 था, 22 यहाँ पे था ही नहीं, तो हम यहाँ पे भी नन लगा सकते थे अगर नन दिया होता। वैसे नन देते नहीं हैं यूपीएससी में, मैं फिर से कह रहा हूँ। अगर आपको हो सकता है कई बार यहाँ 32 ना दे के आपको 22 ही दे देता, तो 22 हमारा सही होता। समझ रहे हो, तो कई बार ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि हमारे आंसर हमारे पैटर्न पे भी डिपेंड नहीं करते, क्योंकि एक
कोई निश्चित पैटर्न तो हो नहीं सकता, कई पैटर्न है। क्लियर? आप में से कई बच्चों का दिमाग दही हो गया होगा कि क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाहते हो। तो देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जो मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी एक निश्चित जो है वो पैटर्न नहीं है, पहली बात। ठीक, अगर कोई पैटर्न से आपका उत्तर आ भी गया तो निश्चित नहीं कि वो उत्तर सही होगा, बशर्ते वहाँ पर नन दिया हो ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन यूपीएससी आपको नन नहीं देती है, वो आपको केवल एक ही मतलब 4 ही ऑप्शन देगी और उनमें चारों में वो संख्याएं लिख देगी, और वहाँ कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 आंसर आएंगे, वहाँ एक ही आएगा। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर नन आ जाए तो आप ये कर लेना, क्योंकि कई बार जो मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम देखे हैं, आपके एनडीए के एग्ज़ाम जब देखे हैं, आपके सीएपीएफ के एग्ज़ाम देखे हैं, आपके ईपीएफओ के एग्ज़ाम देखे हैं, वहाँ जब मैथ के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ ऐसी कलाकारी वो कर देता है। तो क्योंकि है तो यूपीएससी ही बोर्ड, उसको ये थोड़ा ना मतलब है कि हम सीडीएस का पूछेंगे या कैट का पूछेंगे। तो अगर उसने वो कलाकारी यहाँ उठाकर कर दी तो ये आपको पता रहे कि मास्टर ने ये बात कही थी कि अगर नॉन ऑप्शन दिया हो वहाँ पे और आंसर एक आ रहा है तो हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए, कहीं उसके आसपास की कोई संख्या का दूसरा आंसर भी तो नहीं आ रहा है। और एक और बात, आपको कैसे ऐसे क्रमागत आंसर नहीं देगा कि 31 32 36 दे दे, आपको आंसर ऐसे ही देगा 22 32 है ना 42, ऐसे ही आंसर देगा आपको। तो आपको फिर देखना होगा कि अच्छा 22 भी तो हो सकता है, 32 भी तो हो सकता है ना, तब आप वहाँ पे समझोगे। खैर इतनी चीज़ें मत समझो, छोड़ दो सारी चीज़ें, बस ये समझो आएगा क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे, अब मास्टर तो फिर बैठा है ही। ठीक, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। इतनी बातें समझ गए? तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से। बाकी मैं प्रैक्टिस सीट में आपको दे दिया हूँ, अब यहाँ पे उनको कराऊंगा तो फिर वही बात है कि प्रैक्टिस सीट में आप करोगे क्या, और फिर प्रैक्टिस सीट किस बात की सीट है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में जो एक और नया टाइप आता है, हालांकि वो टाइप एम्बेडेड फिगर्स का होता है, संलग्न आरेखों का होता है, और मैंने शायद पीछे की क्लास में भी आपको पढ़ाया है सीरीज में ही कि कई बार चित्रों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, चित्रों को गिनने में, या रेखीय और वृत्तीय वाले चित्रों में भी बताया था थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक डायग्राम दिया जाता है, आपको बस उस डायग्राम को हल कैसे करना वो चीज़ समझनी है, अर्थात आपको बस पोजीशन समझनी है। ठीक, तो जब भी आपको कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, कोई ऐसी फिगर होगी, तो आपको वहाँ पोजीशन पता हो। कैसी पोजीशन? जैसे आपको पता हो कि एक ये पोजीशन होती है, आपको पता हो कि एक ये पोजीशन होती है, आपको पता हो कि एक ये पोजीशन होती है, आपको पता हो कि एक ये पोजीशन होती है, आपको पता हो कि एक ये पोजीशन होती है, आपको पता हो कि एक ये होती है, आपको पता हो कि एक ये पोजीशन होती है, और लास्ट पोजीशन ये होती है। सेंटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। सेंटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, और ये जो पोजीशन वाले सवाल होते हैं इनका एक सीक्वेंस होता है, अर्थात ये बाएं से दाएं जाते हैं, ये बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, ये बाएं से दाएं जाते हैं और एक रोटेशन में काम करते हैं, मतलब ये एक तरीके की क्लॉकवाइज में होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये कि यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इसको बोला जाता है अपर लेफ्ट, लिख लो अपर लेफ्ट। इसको बोला जाता है अपर राइट, मतलब ऊपर वाले। ठीक है, ये जो हुआ ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में है, तो हमने इसको कहा कि ये अपर मिडल है, मध्य में है। इसी तरीके से ये जो चिन्ह हुआ इसको हम क्या बोले, मिडल राइट, मध्य में है। ठीक है, पूरे फिगर के, तो इसको मिडल राइट कह दिया। ये जो है ये क्या हुआ, लोअर राइट। ठीक है, ये जो हुआ इसको क्या बोलते हैं, लोअर मिडल। ठीक है, ये जो हुआ इसको क्या बोलेंगे, लोअर लेफ्ट, और ये जो हुआ आपका ये क्या हुआ, मिडल लेफ्ट।
ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल। आपको ऐसे लिख लेना है, मतलब अपर लेफ्ट, अपर मिडिल, अपर राइट, मिडिल राइट, राइट, लोअर मिडिल, लोअर लेफ्ट, मिडिल लेफ्ट। ठीक है, यूपीएससी आपसे क्या करेगी कि सेंट्रल से हटा के चीज़ों को आपको डायग्राम के क्वेश्चन दे देगी, वो पूछेगी इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा। तो जब भी आपको कोई भी डायग्राम वाला चित्र ऐसा मिले, संलग्न आरेख वाला ऐसा कोई प्रश्न मिले, तो आप हमेशा उसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। ठीक है, आप हमेशा उसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे और इन 9 पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, और इसी आधार पर चित्रों को चेंज करेंगे। आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, एग्जाम्पल करो तब आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी काफ़ी अच्छे से कि मैं कहना क्या चाह रहा था और आप क्या समझ पाए। ठीक है, मान लो मैंने आपको क्या किया, एक डायग्राम दिया। ठीक है, एक मैंने आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिया। ठीक, यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ डायग्राम बनाया, ठीक है, यहाँ डायग्राम बनाया और यहाँ पर डायग्राम बनाया। इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज रखा, फिर मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज रखा। ठीक है, मैंने यहाँ त्रिभुज रखा, फिर मैंने यहाँ एक त्रिभुज रखा, फिर मैंने यहाँ त्रिभुज रखा, फिर मैंने यहाँ त्रिभुज रखा और फिर मैंने यहाँ त्रिभुज रखा। ठीक है, मैंने यहाँ त्रिभुज रखा। अब हमसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए कि नेक्स्ट जो त्रिभुज है, नेक्स्ट जो त्रिभुज है वो कहाँ आएगा, नेक्स्ट जो त्रिभुज है वो कहाँ आएगा। ठीक, और आपको 4 ऑप्शन में आकृतियाँ दे देगा। समझ गए, आपको 4 ऑप्शन में 4 प्रकार के चित्र ऐसे बना के दे देगा। आपको देगा यहाँ आएगा, आपको दे देगा कि यहाँ आएगा, आपको दे देगा कि यहाँ आएगा। ठीक है, आपको दे देगा कि यहाँ आएगा। ठीक, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये आपका तीसरा ऑप्शन और ये आपका चौथा ऑप्शन। ठीक, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको ये देखना है कि यहाँ पैटर्न कैसे बदला और हमारे मास्टर ने हमको क्या बताया। तो आप देखोगे कि आपके मास्टर ने बोला था कि जो ये पैटर्न है ये 9 बिंदुओं से होकर गुजरता है, मतलब यहाँ ये है तो ये यहाँ आया होगा। ठीक है, ये यहाँ आया होगा मतलब यहाँ आ गया, यहाँ आया तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ आया तो ये नीचे आएगा तो यहाँ आ गया, यहाँ आया नीचे तो फिर यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ इसने दिया नहीं मतलब एक कदम और आगे बढ़ गया, तो यहाँ जब आ गया तो अगला कहाँ आएगा, अगला सर यहाँ आएगा। ठीक है, या हो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर दूँ, थोड़ा सरल बना दूँ इस चित्र को। ठीक है, इस चित्र को सरल बना दूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर ये चित्र हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। पुराने एग्जाम्पल की तरह ये चित्र बना देता हूँ। मान लो ये हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ कर दिया, ये हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, और इस चित्र को हमने यहाँ से ऐसे मिटा के, इसको मिटा के हमने, अरे भाई इसको हमने मिटा के क्या किया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसको हमने मिटा के यहाँ पे कर दिया और ऑप्शन हमने यहाँ पे ऑप्शन भी बदल दिए। ठीक है, मतलब ऑप्शन क्या बदलें, हम यहाँ पे एक चित्र और बना देते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, एक ऑप्शन और हम बना देते हैं, ये हमने ऑप्शन बना दिया। अब हमसे वो पूछ रहा है कि इसका अगला जो चित्र है, इसका जो अगला जो चित्र है वो कहाँ होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आपको हो सकता है कि फिर से बनाना पड़ गया हो, और वैसे भी रफ पे ही कर रहे हो तो अभी क्या दिक्कत। ठीक है, अब हमसे पूछे कि इसका अगला चित्र कहाँ होगा, यह अगला चित्र कौन सा होगा। ठीक, तो अब आपने जब ये प्रश्न देखा, यहाँ पे मुझे एक चित्र और बनाना पड़ेगा। अब आपने जब यहाँ पे प्रश्न देखा, अरे क्यों बनाऊँ, इस चौथे वाले को ही इरेज कर देता हूँ ना।
अब आपने जब इस चित्र को देखा तो आपको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे था, पहले इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में था ये। आज मतलब पेन क्यों धोखा दे रहा है, मतलब पहले इस पोजीशन में था, यहाँ से ये इस पोजीशन में गया, यहाँ जाने के बाद ये इस पोजीशन में आया, मतलब यहाँ से ये फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर नीचे जाएगा, ये नीचे आया और नीचे से फिर ये यहाँ जाएगा। तो अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, इस जगह पे जाएगा, मतलब ये जो बीच का एंगल है यहाँ पे जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी में नहीं आते हैं, बैंक और नवोदय के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का इनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब मैं आपको संलग्न आरेख पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा। कई बार ये लुप्त पदों में दिए जाते हैं तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि लुप्त पदों में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नियम इसका लिखा देता हूँ अभी, ये नियम मैं आपको इसका लिखा देता हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो पहले, फिर नियम लिखाता हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर नियम लिखाता हूँ आपको। बस छोटा ही सा टॉपिक था तो इसलिए चाह रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। मान लो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब इसको इरेज कर दो। सोचो उस ज़माने में चौक कितनी खर्च हो जाती थी, डिजिटल से कितना फ़ायदा इन चीज़ों का हुआ है। चाहे अनलिमिटेड पेन खर्चा करो, अनलिमिटेड लिखाओ, है ना, कितना फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस डिजिटल बोर्ड की कीमत भी है, पैसा भी लगता है। अब मान लो आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या देता है, क्वेश्चन आपको देता है सांप सीढ़ी वाला खेलो नोकिया के फ़ोन में। बस वही चीज़ यहाँ पे आपको देगा, नोकिया के फ़ोन वाला। कई बार इसी को बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन यूपीएससी में। कई बार वो आपकी जीवन के गेम को गेम में बदलना चाहता है, ठीक है। और ये चीज़ आपने उस सांप सीढ़ी वाले खेल में देखी होगी, बहुत अच्छे से आपने देखी होगी, जिन बच्चों ने देखी होगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे ही हमको दिखता है ना, जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वो चीज़ें वहीं से वो ख़त्म होने लगती हैं, ठीक है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वो चीज़ें वहीं से क्या होती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। ठीक, अब आपने ऐसा क्वेश्चन देखा तो अब आपसे पूछेगा कि इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, या इसका नेक्स्ट मतलब इसमें कौन सा अगला स्टेप होगा, या चित्र का कौन सा अगला स्टेप होगा। ठीक, आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स दे देगा एक, पूछेगा कि अगली आकृति कौन सी होगी, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे कुछ दे देगा। पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा, ठीक है। ठीक, अब आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा चित्र होगा। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो आपको क्या करना होगा, आपके पहले तो आप खुद आंसर निकाल लो, ठीक है। अब आपने जब आंसर निकाल लिया होगा तो आपने क्या किया होगा, आपने देखा होगा कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब ये बीच वाला पॉइंट से शुरू हो रहा है और फिर कहाँ जा रहा है, ऊपर वाले पॉइंट में, ऊपर वाले पॉइंट में। अब ऊपर वाले के बाद कहाँ गया, ये लास्ट वाले पॉइंट में गया, ये लास्ट वाले पॉइंट में गया, ठीक है। ऊपर वाले के बाद कहाँ गया, ये लास्ट वाले पॉइंट में गया, मतलब एक पॉइंट सीधे ये फांद गया, ठीक है। एक पॉइंट ये क्या किया, इसने सीधे सीधे अपने आप को फंदा दिया, ठीक है, या क्रॉस कर गया। वैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को भी हटाऊंगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है।
ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया मान लो, और ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। ये पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक। अब यहाँ के बाद कहाँ चला गया, ये इस वाले पॉइंट में चला गया। अब इस वाले से यहाँ पे आ गया, ठीक। मतलब जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना यहाँ पे भी आगे की ओर बढ़ रहा है। क्लियर इतनी बातें। अब जब आप देखोगे तो अगला कहाँ आएगा, अगला हमारा पॉइंट जहाँ आएगा वो यहाँ आएगा बीच में, ठीक है। और यहाँ आके क्या होगा, यहाँ तक को वो फुल कर देगा। ऐसे में सोचना है एग्ज़ाम हॉल में। तो हमने देखा क्या किसी ऐसे चित्र में है, तो सर नहीं है। ऐसे चित्र में क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय हमने डायग्राम ये गलत बनाया था, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा चित्र आपका वैसे आ सकता था, ऐसे में सर ये वाला चित्र आ सकता था। मतलब अगर हम ये यहाँ से बनाते और इसको यहाँ तक ऐसा करते, मतलब इस चित्र को अगर हम इतना यहाँ से इरेज कर देते, ठीक है, इतना इरेज कर देते, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। तो जब हम एम्बेडेड वाले क्वेश्चन कराएंगे चित्रों वाले, तब आपका आंसर वहाँ पे अच्छे से निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही किताबों में गलत दिए हैं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। मान लो एक क्वेश्चन और आपको आ जाए, लास्ट है ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इस तरीके का मान लो आपको दे दिया जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको दे दिया जाए, आपको यहाँ पे एक वृत्त दिया जाए, ठीक है। और ऐसे आपको ये दे दिया जाए, ये वृत्त आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी एक वृत्त दिया जाए आपको, ऐसे यहाँ पे भी आपको वृत्त दिया जाए। अब देखो धीरे धीरे बनाते बनाते गोला बिल्कुल गोल बनने लगा है, ठीक। ये वृत्त आपको दिया गया। अब इस वृत्त में इसने कलाकारी क्या की, उसने कलाकारी की, इसको ऐसे डिज़ाइन कर दिया। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, बचपन में बहुत ड्राइंग की है। फिर उसने इसको डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर उसने इसको डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर उसने इसको डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट पद कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है, आप लॉजिक लगाओगे कि सर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो मतलब यहाँ जब आ गया तो अगला कौन होगा, ये वाली ड्राइंग होगी, ठीक। आपको ऑप्शन में जब दिख जाएगा ऐसा आंसर, तो आप सीधे देख के तुरंत कह दोगे कि सर ये जैसे ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। आपको ऑप्शन मान लो दे दिया, एक ये दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया एक ये दे दिया, आपको ऑप्शन एक ये दे दिया, आपको ऑप्शन एक ये दे दिया। तो अब आपने देखा कि सर इसके बाद यहाँ आना है, यानी कि इस स्टेप पे, अर्थात ऑप्शन 2 हमारा सही है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न होंगे, आए नहीं आज तक, लेकिन अगर आ जाएंगे तो अब आप समझ गए हो कि हाँ, हमें ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से क्रैक करना है या किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप एक काम करो, थ्योरी लिख लो, ताकि अगर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछे तो आप इनको फिर सॉल्व कर सको और ये मेरी बात आपको समझ में आ सके, ठीक है। लिखो थ्योरी आप, मतलब थ्योरी, हाँ लिखो नोट करके। ऐसे चित्रों पर आधारित प्रश्न, ऐसे चित्रों पर आधारित प्रश्न यूपीएससी में अभी तक कम से कम या कहें नाम मात्र के पूछे गए हैं, नाम मात्र के पूछे गए हैं। ये प्रश्न अधिकांशतः यूपीपीसीएस या स्टेट एग्ज़ाम या अदर स्टेट एग्ज़ाम, बैंक, नवोदय में पूछे जाते हैं, अतः इनका कम से कम अभ्यास करें, अतः इनका नाम मात्र अभ्यास करें, ठीक है। अब अगला लिखो नोट।
ऐसे प्रश्नों को जब हम हल करें, ऐसे प्रश्नों को जब हम हल करें तब हमें पोजीशन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पोजीशन कहाँ से किस ओर बदल रही है, अर्थात क्लॉकवाइज बदल रही है या एंटी क्लॉकवाइज। सामान्यतः यूपीएससी के प्रश्नों में क्लॉकवाइज पर आधारित प्रश्न ही आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अपवाद है, मतलब पूछ ले तो कोई गारंटी नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज अपवाद है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है किसी वर्ग या आयत के चित्रों में 9 पोजीशन होती हैं जैसा कि उपर्युक्त चित्र में दर्शाई गई हैं। ठीक है, जहाँ मैंने लिखा है ना अपर लेफ्ट, अपर मिडल, है ना, तो वो आप लिख लो। मान लो ऐसे यहाँ पे करके एक काम करो, यहाँ लिख लो आप ऐसे ना, 10 आपको याद रहेंगी कम से कम। ब्रैकेट में अपर लेफ्ट, है ना, स्लैश मिडिल, है ना, स्लैश राइट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो मिडिल, है ना, लेफ्ट और राइट, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, लोअर लेफ्ट मिडिल राइट, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक कौन सी है आपकी, सेंट्रल, ठीक है। ये आपकी 9 पोजीशन। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ब्रैकेट इधर से बंद करना है, यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक। तो ये 9 पोजीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। नोट फिर लिखो, पोजीशन वाले प्रश्नों में हमें सेंट्रल पर अधिक ध्यान नहीं देना है। अधिक ध्यान सेंट्रल वाली पोजीशन पर अधिक ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसका, अब देखो वहाँ देना है ना, जहाँ अंक थे वहाँ देना है, लेकिन इसको हम पोजीशन वाले सवाल बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें उसका ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उसका रिलेशन कई जगह पर हो सकता है, क्योंकि उसका रिलेशन कई जगह पर हो सकता है। मतलब यहाँ पे वही बात है, बेकार टाइप का एग्जांपल दूंगा कि कई बार आपने देखा होगा जिनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, उनका कोई एक घनिष्ठ मित्र नहीं बन पाता है जीवन में। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि जो बाकी लोग होते हैं ना, उनको डाउट होता है, यार ये हमारे साथ तो टाइम इतना दे नहीं रहा, उसके साथ टाइम दे रहा है, उधर जा रहा है, तो ये हमारा पक्का वाला दोस्त तो नहीं है ना। जैसे मैं अपनी लाइफ में मेरे मतलब दोस्ती नहीं है, एक ही बस दोस्त था जीवन में, उसी को मैंने दोस्त माना था, है ना। और उसके बाद फिर उससे मेरी बातचीत बंद हो गई और फिर दोस्ती वोस्ती सब खत्म हो गई, और आज की डेट में कहते हैं ना सिंगल, तो वही सिंगल हूँ, ठीक।
और अच्छा खासा ज़िंदगी है सिंगल में, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए तो सिंगल रहना मतलब अवश्यंभावी है, होना ही चाहिए। इसका रीज़न भी है क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो सिंगल रहूँगा तभी तो पढ़ा पाऊँगा। तो आप कह भी सकते हो कि मैं आप लोगों के साथ रिलेशन में हूँ, है ना, क्योंकि पूरे दिन आप ही के साथ गुजर जाता है तो वही रिलेशन हुआ। रिलेशन का तो यही मतलब है ना, पूरे दिन किसी को टाइम देना। ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात मैंने आपको लिखा दी थी। एक कोई और अगर नियम रह रहा है तो सोच रहा हूँ उसको भी आपको लिखा देता हूँ, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हाँ बस ठीक है, बस इतना ही है इसमें, इसमें ज़्यादा और कुछ नियम है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस मिसिंग नंबर वाले टाइप को या कहें इस मिसिंग नंबर वाले टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया। छोटा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए हमें इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खाम खाम का टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही पढ़ना है। आपको प्रैक्टिस सीट जब मिलेगी उस प्रैक्टिस सीट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। हो जाते हैं अच्छी बातें, नहीं होंगे तो हम कराएंगे। ठीक, दूसरी बात, इस मिसिंग नंबर टॉपिक को ख़त्म आप पूरी तरह से मत मानिए, या रीजनिंग के किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म मत मानिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ। ठीक है, असली कलाकारी कहाँ होगी, जब आपकी प्रैक्टिस सीट हम सॉल्व कराएंगे, हम कराएंगे। मतलब अभी आप प्रैक्टिस सीट कर रहे हो पार्ट 1 की, ठीक है, फिर आपको पार्ट 2 मिलेगी, पार्ट 3 मिलेगी, पार्ट 4 और पार्ट 5 मिलेगी। 5 पार्ट की जब मिल जाएगी उसके बाद फिर जब टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर लोगे तब मेरे से बोलना कि हाँ सर अब हमारा रीजनिंग कवर हुआ। कहने को तो वही है, बाजार में लोग कोर्स पढ़ाए ख़त्म कर दिए, बोला रीजनिंग हो गई। और इतना ही, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, ये तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इतना भी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका वो लेवल हो जाए जिस लेवल से आप जीएस की तैयारी करते हो। मतलब आपको इस बात का जीवन में अफसोस ना रहे कि काश मैथ पढ़ी होती, काश रीजनिंग, क्योंकि मैं अपने जीवन में अगर और मगर और काश किंतु परंतु ये शब्द नहीं रखता हूँ, क्योंकि इनसे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो वो रिग्रेट ना हो, तो इसलिए इन 5 प्रैक्टिस सीट को जब आप सॉल्व कर लेंगे, लगभग 500 प्लस ये क्वेश्चन होंगे, इनको जब सॉल्व कर लेंगे, 500 प्लस मतलब एक एक टॉपिक के 500। ठीक है, तो ये जब सॉल्व कर लेंगे, फिर जब टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, उनका जब हम सोल्यूशन बताएंगे, तब हम कहेंगे अब आप तैयार हो, अब जाओ 26 मई का पेपर फोड़ के चले आओ। ठीक है, तो बस यही बातें हैं। तो उम्मीद है आपको एक क्लास पसंद आई है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है या जो नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, रैंकिंग का टॉपिक है। काफ़ी प्रश्न आते हैं, बच्चे बहुत उलझते हैं, उत्तर नहीं निकाल पाते, गलत कराते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल वे में पढ़ाएंगे ताकि आपकी रैंकिंग इतनी अच्छी हो जाए कि आप अपनी रैंक भी सुधार पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।